हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना PQRS, जिसको पैरा जम्बल्स भी बोलते हैं, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसमें 2 क्लासेस कर लिए हैं 10-10 सेंटेंसेस के, और आज हमारा ये तीसरा क्लास है 10 सेंटेंसेस का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में SSC ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं पैरा जम्बल्स में PQRS में उसको करेंगे। ठीक है, तो हर क्लास की तरीके से सबसे पहले हम ट्रिक्स समझेंगे कि क्या तरीके हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिस समय आप पैराजंबल के क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि ये हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको हम लोग कुछ इसमें चीज़ें सीखते हैं कि हम लोगों को ध्यान किन चीज़ों का रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको सबसे पहले पैरा जंबल या PQRS बनाते समय जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो रखना है मेन आइडिया का। ठीक है, मेन आइडिया मतलब कि जो भी 4 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपके मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है या इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मेन आइडिया को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है या मेन आइडिया को कौन इंट्रोडक्शन दे रहा है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, प्रोनाउन जैसे हिज, हर, इट, देम, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी किसी न किसी नाउन को रिफर कर रहे हैं। इसका मतलब जनरली ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये सेंटेंस जनरली पहले सेंटेंस नहीं होते। ठीक है, जनरली मैं जनरली लिख रहा हूँ। जनरली का मतलब सामान्यता। सामान्यता क्यों कह रहा हूँ, जैसे सपोज कहीं सेंटेंस आजकल बैंक PO में पूछते हैं, आज भी हम लोग इसमें से कुछ सेंटेंस करेंगे, उसमें S1 एक सेंटेंस होगा और S6 एक सेंटेंस होगा, ये दोनों सेंटेंस फिक्स रहेंगे और उसके बीच में कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे। ठीक है, अब अगर उसमें दिया हुआ है, यहाँ सपोज कुछ दिया हुआ इट, तो अगर ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स है ऑलरेडी, वहां पर तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये इट यहाँ पर कोई चीज बताई गई हो उसको रिफर कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर ये S1 और मतलब पहला और लास्ट सेंटेंस अगर फिक्स नहीं है तो जनरली जो प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो पहले सेंटेंस नहीं होते। ठीक है, थर्ड चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जहां पर कहीं मोर ओवर आ रहा हो, बिकॉज आ रहा हो, ठीक है, या हाउ एवर आ रहा हो, यद्यपि, या देयरफॉर आ रहा हो, या सो दैट आ रहा हो, इस तरह से अगर कहीं भी सेंटेंसेस में ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर कहीं कहा है मोर ओवर मतलब इससे ज़्यादा, इसके आगे, बिकॉज मतलब रीज़न, हाउ एवर मतलब हालांकि या यद्यपि, तो इसका मतलब ये सेंटेंसेस जो हैं वो किसी और सेंटेंस के आगे फर्दर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा पहला सेंटेंस जनरली नहीं होता है। और चौथी बात जो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको लॉजिकल फ्लो देखना होता है सेंटेंस का, कि सेंटेंस लॉजिकली कैसे बह रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना है, मेन आइडिया, प्रोनाउन, ये कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, और लॉजिकल फ्लो। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिससे आपको एक्चुअली आप बनाना अपने आप शुरू कर दोगे, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मैं आपको करा ही रहा हूँ। देखिए 10 का हमने पहले किया, 10 सेंटेंस का दूसरा किया, और आज 10 सेंटेंस का हमारा 1 महीने के अंदर अंदर थर्ड क्लास भी शुरू हो गया। इसी तरीके से हम लोग 10-10 सेंटेंसेस लेते रहेंगे, और ये सारे सेंटेंस वही हैं जो SSC ने में या बैंक PO में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहले हम उसके लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस से। ये SSC के स्टेनो में अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सेंटेंस क्या कहता है
कि चेंजेस इन द नेचर ऑफ लाइट आर ब्रॉट ऑन बाय द रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव के कारण जो नेचर ऑफ लाइट है, यानी जो प्रकाश की प्रवृत्ति है, उसके अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या आता है? चेंजेस आता है। किसके कारण? रमन इफेक्ट के कारण। ठीक है, इट एग्जामिन्स हाउ लाइट बिहेव्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये कह रहे हैं कि ये जांच करता है, क्या करता है? एग्जामिन करता है, जांच करता है कि जब लाइट पास करती है किसी सॉलिड से, ठोस से, किसी लिक्विड से, किसी तरल या द्रव से, या किसी गैसियस ट्रांसपेरेंट मीडिया से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, किसी गैसियस पारदर्शी मीडिया से जब लाइट पास करती है तो वो कैसा व्यवहार करती है, कैसे बिहेव करती है। ठीक है, थर्ड है सिमिलर टू हाउ अ स्ट्राइकर स्कैटर्स coins on a carom board, the phenomena occurs when light energy particles called photons are scattered by the medium's molecules। ये कह रहे हैं, इन्होंने एक लाइट के किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस ट्रांसपेरेंट मीडिया के पास होने की तुलना करी है कि जब कोई कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से, सपोज यहाँ पर जो कॉइन्स लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, जब स्ट्राइकर उन पे स्ट्राइक करता है तो वो कैसे स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर मतलब कैसे बिखर जाते हैं इधर उधर, वैसे ही लाइट बिखर जाती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? सिमिलर टू हाउ अ स्ट्राइकर स्ट्राइक्स। तो जिस प्रकार एक स्ट्राइकर कैरम बोर्ड पर सिक्के बिखेरता है, उसी प्रकार द फिनोमिना अकर्स, उसी प्रकार ये घटना तब घटित होती है जब लाइट की जो एनर्जी होती है, वो जिसको जो लाइट एनर्जी के पार्टिकल होते हैं, जिसको फोटोन कहते हैं, वो बिखरते हैं, स्कैटर होते हैं मीडियम के मॉलिक्यूल से। ठीक है, माध्यम के मॉलिक्यूल से। ठीक है, चलिए, अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर नॉलेज ऑफ द रमन इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि जो रमन इफेक्ट को की नॉलेज जरूरी है। नॉलेज ऑफ रमन इफेक्ट मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स के, उनको समझने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? रमन इफेक्ट की। ठीक है, तो अब हमने धीरे धीरे ये चारों सेंटेंस पढ़ लिए। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमें ये समझना है कि यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है हमारे आइडिया, मेन आइडिया को। तो यहाँ मेन आइडिया में, यहाँ एक्चुअली पूरे सेंटेंस में आप देखिए तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है रमन इफेक्ट की। ठीक है, बात हो रही है रमन इफेक्ट। ठीक है, ये साइंस का एक इफेक्ट है। चलिए, अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ कह रहे हैं इट एग्जामिन्स, यह जांच करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर नॉलेज ऑफ द रमन इफेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब रमन इफेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं पहले बताया होगा। और यहाँ पर रमन इफेक्ट की तुलना ये कह रहे हैं किसी कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तुलना में, जैसे वो जो कॉइन्स होते हैं उनको स्कैटर कर देता है, ये कह रहे हैं वैसे ही रमन। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जो ये पहला सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है? चेंजेस इन द नेचर ऑफ लाइट आर ब्रॉट ऑन बाय द रमन इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि रमन इफेक्ट के प्रभाव के कारण जो प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है, नेचर ऑफ लाइट होता है, उसमें चेंज आता है। तो यहाँ पर ये रमन इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि रमन इफेक्ट एक्चुअली करता क्या है। तो ये हमारा मेन आइडिया को बता रहा है। तो जब हमारा ये मेन आइडिया को बता रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये हमें मालूम पड़ गया कि बाकी हमें जो है मालूम पड़ गया, बी सी डी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी? ए से होगी। तो अब हमने यहाँ पे एलिमिनेशन तकनीक को देखा। अब यहाँ से नहीं, अगर ए से शुरुआत हो रही है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या है? ये ए की शुरुआत हो रही है। लेकिन अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये बी सी डी ठीक है। बी क्या कह रहा है? इट एग्जामिन्स हाउ लाइट बिहेव्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल सही है कि इट एग्जामिन्स, कौन एग्जामिन करता है? रमन इफेक्ट एग्जामिन करता है। रमन इफेक्ट जांच करता है इस बात की कि लाइट कैसे बिहेव करती है जब ये पास करती है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ट्रांसपेरेंट मीडिया की। उसके बाद है सी, सिमिलर टू। अब इन्होंने जो लाइट बिहेव कर रही है
जब ये सॉलिड लिक्विड उसकी तुलना किससे करी? कैरम स्ट्राइकर से करी। बिल्कुल सही है। ए के बाद बी के बाद सी का लॉजिकल फ्लो बिल्कुल बन रहा है। अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर नॉलेज ऑफ रमन इफेक्ट। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? रमन इफेक्ट के बारे में कंक्लूजन दे रहे हैं कि रमन इफेक्ट की नॉलेज जरूरी है अगर आप केमिकल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम अपना करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, जो कि अगेन एसएससी स्टेनो अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैं इंग्लिश का हिंदी में भी अनुवाद कर रहा हूँ, इसलिए एक एक PQRS में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी शुरुआती स्टेज पे हैं और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, स्पेशली उनको जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, कि कैसे आप पहले मतलब समझें उसका और कैसे उसको फिर बनाएं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना दूसरा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बता रहा था, अब यहाँ S1 और S6 ये दोनों फिक्स हैं और आपको इसके बीच में A B C D ये जो चार हैं इनको रीअरेंज करना है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि वन कैन फाइंड एंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो ये कह रहे हैं एंट्स जो हैं, चींटियां, वो पृथ्वी पर कहीं भी पाई जा सकती हैं। सेकेंड क्या कह रहा है? दे ऑल्सो यूज केमिकल कॉल्ड फेरोमोन्स टू लीव सेंट्स। ये कह रहे हैं कि वे गंध छोड़ने के लिए एक रसायन का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है फेरोमोन्स। ठीक है, दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से इफेक्टिवली संवाद कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं एंट्स, चींटियाँ। दस दे आर कॉल्ड द अर्थ्स मोस्ट सक्सेसफुल स्पेसीज। इसलिए उनको पृथ्वी की सबसे ज़्यादा सफल स्पेसीज कहा जाता है, सफल प्रजाति कहा जाता है। देयर आर अबाउट 2000 स्पेसीज ऑफ आंट्स। चींटियों की करीब करीब 2000 प्रजातियां हैं। उसके बाद लास्ट क्या है? दीज सेंट ट्रेल्स हेल्प अदर आंट्स टू फॉलो। ये कह रहे हैं कि ये गंध अन्य चींटियों को फॉलो करने में, मतलब उनके पीछे पीछे आने में मदद करती है। तो जो ये एक केमिकल फेरोमोन्स की जो चींटियां ये दुर्गंध या सुगंध छोड़ती हैं, उससे अब बाकी चींटियां उसको सूंघ सूंघ के आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब आपको देखिए लॉजिकली क्या देखना है। आपका जो लास्ट सेंटेंस है S6, ये कह रहे हैं दीज सेंट्स। कौन सी सेंट? जिस सेंट के बारे में ए ने बताया है कि ये केमिकल छोड़ती हैं फेरोमोन्स, और उसके बाद इसी सेंट के बारे में यहाँ बात करी जा रही है, दीज सेंट। इसका मतलब हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा लास्ट सेंटेंस है S6, उसके जो पहले वाला सेंटेंस है वो ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दीज सेंट की बात हो रही है, इन सेंट, इस गंध की बात हो रही है और उस गंध के बारे में यहाँ बताया है। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई कि हमारे इनमें से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो ए है। तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? CDBA और DCBA, क्योंकि यही दो ऐसे हैं जिसमें लास्ट ए है। ठीक है, चलिए अब हम पहले CDBA तक देखते हैं। 10 इसलिए दे आर कॉल्ड द अर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पेसीज। ये तो समझ नहीं आ रही बात कुछ। ये कह रहे हैं इसलिए, क्या कारण है? ये कह रहे हैं कि वन कैन फाइंड आंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ, दस दे आर कॉल्ड। ये तो सेंटेंस इसके बाद तो बिल्कुल सही नहीं बन रहा है। ये कह रहे हैं इसलिए चींटियों को पृथ्वी की सबसे ज़्यादा सफल प्रजाति कहा जाता है। लेकिन इसके पहले कहीं कोई कारण तो होगा, उस कारण वो ये कारण तो हो नहीं सकता। तो इसलिए सी तो नहीं लग रहा कि सेंटेंस की शुरुआत सी से होगी। आइए डी देख लेते हैं। डी क्या कह रहा है? देयर आर अबाउट 2000 स्पेसीज ऑफ आंट। तो ये बात सही लग रही है कि सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। पहले इन्होंने चींटियों के बारे में बताया कि चींटियाँ जो हैं, आंट्स जो हैं, वो पृथ्वी पर कहीं भी पाई जा सकती हैं, और उसके बाद चींटियों के बारे में और बता रहे हैं कि जो 2000 प्रजातियां हैं चींटियों की। अच्छा, डी के बाद कंफर्म कर लेते हैं सी। 10 इसलिए दे आर कॉल्ड द अर्थ्स मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज। इनकी इतनी सारी प्रजातियां हैं, 2000 प्रजातियां हैं, इसलिए इनको पृथ्वी की सबसे ज़्यादा सफल प्रजाति कहते हैं। तो इसका मतलब
डी के बाद अगर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो यानी कि ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो ए लास्ट हो गया और डी पहला सेंटेंस हो गया, सी इसके बाद लॉजिकल बन रहा है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। डी सी, उसके बाद क्या है, बी। बी क्या है, दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से संवाद कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डी सी बी ए हमारा करेक्ट सेंटेंस है, जो लॉजिकल फ्लो भी बन रहा है। तो हमने कैसे पकड़ा इसको, हमने सबसे पहले यहाँ सेंट देखा कि दीज सेंट की बात हो रही है। तो दीज सेंट की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंट को पहले इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो जब हमारा ये फिक्स हो गया तो हमारा ऑटोमेटिकली 50% पे आ गए हम। ठीक है, मतलब 50% हमने दो काट दिए और दो हमारे सही। तुम्हारे आंसर सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है अब 25% से बढ़कर कितनी हो गई, 50%। ठीक है, उसके बाद हमने और आगे किया। क्लियर। चलिए तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23, आज का तीसरा क्वेश्चन। ये भी एसएससी स्टेनो में अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। अभी हम लोग धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉज करके इसको देख लीजिए। चलिए, तो आशा है आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो एक बार हम इसका मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। मतलब ये है कि सानिया आस्क्ड पीयूष हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जाम, कि सानिया ने पीयूष से पूछा कि उसका 1 सप्ताह पहले परीक्षा में उसने कैसा प्रदर्शन किया था या कैसा उसका एग्जाम रहा था। पीयूष देन रिक्वेस्टेड सानिया नॉट टू टॉक अबाउट इट, पीयूष ने तब सानिया से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में बात ना करे। ठीक है, पीयूष सेड दैट ही हैड डन वेरी बैडली एंड वाज अफ्रेड दैट ही वुड नॉट क्लियर द एग्जाम। उसके बाद पीयूष ने कहा कि उसने बहुत बुरा किया है और उसको इस बात का डर है कि वो उसका एग्जाम क्लियर नहीं कर होगा या वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। सानिया एक्सक्लेम्ड दैट दिस वाज हिज फुलिश फियर, सानिया ने उसके बाद कहा कि ये उसका मूर्खतापूर्ण डर था। सानिया वांटेड टू नो द रीजन फॉर दिस रिक्वेस्ट, सानिया जानना चाहती थी कि उस रिक्वेस्ट के पीछे, इस अनुरोध के पीछे रीजन क्या है। शी न्यू पीयूष वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय, वो जानती थी पीयूष एक कड़ी मेहनत करने वाला लड़का है या मेहनती लड़का है, एंड वो डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, और वह परीक्षा जरूर पास करेगा। ठीक है, चलिए तो अब जब हमने एक बार ये सेंटेंस पढ़ लिया, हमको ये मालूम है S1 और S6 हमारे जो है वो फिक्स है और हमको ABCD को रीअरेंज करना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें इन चारों सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर ए सेंटेंस में पीयूष ने रिक्वेस्ट किया सानिया से कि इसके बारे में बात ना करे, और उसके बाद अगर आप डी देखें तो उसमें क्या लिखा है, सानिया वांटेड टू नो द रीजन फॉर दिस रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट, जो ये रिक्वेस्ट करी। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर पीयूष ने रिक्वेस्ट करी सानिया से और यहाँ सानिया उस रिक्वेस्ट का रीजन जानना चाहती थी। तो ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई कि ए के बाद डी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पीयूष रिक्वेस्ट कर रहा है सानिया से और यहां पर सानिया उसी रिक्वेस्ट का रीजन जानना चाह रही है। तो जस्ट एक के बाद दूसरा सेंटेंस बिल्कुल फ्लो दिखाई पड़ रहा है। तो यानी ए के बाद डी आएगा। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इसमें ए के बाद डी नहीं है, इसमें ए के बाद डी नहीं है, इसमें ए के बाद डी है और इसमें ए के बाद डी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आप जाके अभी मार्क कर दीजिए, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस का जो सेंटेंसेस होते हैं वो खुद ही चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भाई देखो मेरे बाद ये है, मेरे से पहले ये है। तो आइए अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि ए के बाद अगर डी है तो डी के बाद बी है क्या। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहला सेंटेंस ए है क्या S1 के बाद। तो सानिया ने पीयूष से पूछा कि उसने एग्ज़ाम जो है वो कैसा किया है उस एग्ज़ाम में जो 1 हफ्ते पहले हुआ है। तो उस यहाँ क्या रहा है कि पीयूष देन रिक्वेस्टेड सानिया नॉट टू टॉक अबाउट इट। तो भाई पीयूष का एग्ज़ाम सही नहीं हुआ था और सानिया उससे पूछ रही थी, तो पीयूष ने कहा उसके बारे में बात ना करें। तो बिल्कुल सही बात है, ये S1 के बाद ए सेंटेंस सही बैठ रहा है। और ए के बाद डी तो हमने अभी फिक्स ही कर दिया। अब डी के बाद क्या है अगला, बी देखते हैं। पीयूष, जब सानिया जानना चाहती थी
कि उस रिक्वेस्ट का रीज़न, उसके बाद बी है कि पीयूष सेड दैट ही हैड डन वेरी बैडली एंड वाज अफ्रेड दैट ही वुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। पीयूष ने कहा कि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, उसने बहुत बुरा वो एग्ज़ाम किया है और उसे डर है कि वो क्लियर नहीं करेगा एग्ज़ाम को। सानिया एक्सक्लेम्ड दैट दिस वॉज हिज फुलिश फियर। तो सानिया ने कहा ये उसका मूर्खतापूर्ण डर है। ये यहाँ भी डर की बात आ रही है और यही बात डर की, इसका मतलब बी के बाद सी भी सही हो गया। तो ए के बाद डी बिल्कुल सही हो गया और बी के बाद सी बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। तो ए डी बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कितने आराम से हमने ये बना लिया। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन एसएससी स्टेनो, अक्टूबर 2023। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओबेसिटी इज अ कंडीशन। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, आप ना पहले एक बार पॉज कर लिया करिए, 1 मिनट में उसको पढ़ के बनाने की कोशिश करिए, नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अपना दिमाग लगाइए जरूर। ठीक है, ये कह रहे हैं ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी एक्यूमुलेट्स एक्सेस फैट लीडिंग टू अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट। ये कह रहे हैं मोटापा एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जहां बॉडी मतलब शरीर में जो एक्सेस फैट है, जो अतिरिक्त फैट है, वो बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट करता है या जमा हो जाता है, लीडिंग टू अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट, जिससे कि जो शरीर का वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि एडवर्स इफेक्ट का मतलब जो प्रतिकूल प्रभाव होता है, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट का मतलब प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव हमारे देश के लोगों पर पड़ता है, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज लीडिंग टू प्री मैच्योर डेथ। ये कहते हैं इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है लोगों को, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, डायबिटीज हो जाती है, हृदय की बीमारियां हो जाती हैं और इससे समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है। प्री मैच्योर डेथ मतलब समय से पूर्व मृत्यु। इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शंस इन अवर कंट्री। ये कह रहे हैं कि ये हमारे देश में अलार्मिंग प्रोपोर्शन मतलब चिंताजनक रूप जो है धारण कर रहा है हमारे देश में। टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए या इससे बचने के लिए लाइफस्टाइल नीड्स टू बी चेंज्ड। हमारी जो लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, जो जीवन शैली है उसके अंदर चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने 4 सेंटेंस पढ़ लिए। अब इन 4 सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ये पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। अब ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड बुरे परिणाम होते हैं वो कौन से होते हैं? वो यही तो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज। तो ये सब क्या होते हैं? ये जो हेल्थ इफेक्ट के बारे में यहाँ बता रहे हैं उसी के बाद तो ये बात आ रही है, यही चीज़ें तो हमारा जो हेल्थ इफेक्ट है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ यही तो हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के बाद बी आना तय है। ठीक है, तो हेल्थ इफेक्ट अगर आप ये देखें कि दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव, उसके बाद आप देखें तो कोई भी चीज़ इस सेंटेंस के बाद दूसरा और भी कोई सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा है, और हेल्थ इफेक्ट के बाद तुरंत उन हेल्थ इफेक्ट के डिटेल के बारे में बताया है। तो यानी कि ए के बाद बी फिक्स हो गया। तो जब ए के बाद बी फिक्स हो गया तो ए के बाद बी इसमें नहीं है, ए के बाद बी इसमें है, ए के बाद बी इसमें नहीं है और ए के बाद बी इसमें है। ठीक है, तो यानी कि हमारा सेकंड और फोर्थ इन दोनों में से ही कोई सही होगा। ठीक है, अगर सेकंड और फोर्थ में से कोई सही है तो ए के बाद बी है, बी के बाद डी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज लीडिंग टू अ प्रीमेच्योर डेथ। टू अवॉइड दिस लाइफस्टाइल नीड टू बी चेंज्ड। क्या करने के बाद? इनको अवॉइड करने के लिए लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करनी जरूरी है। ठीक है, इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शंस इन, तो यानी कि ए के बाद बी के बाद डी तो हमारा ठीक बैठ रहा है, यानी ए के बाद बी के बाद जो डी है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यानी ये सही लग रहा है।
अब अगला है लास्ट सी, इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शंस इन आवर कंट्री। यहां कुछ समझ नहीं आ रहा। इट इज एज्यूमिंग, क्या एज्यूमिंग मतलब जो इट है ये किसको बता रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसके बाद जो है सी फिट नहीं बैठ रहा, यानी ये सही नहीं लग रहा। अब हम आ जाते हैं कि अगर शुरुआत सी से हो तो अगर हमारा S1 पहला है, ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी एक्यूमुलेट्स एक्सेस फैट लीडिंग टू अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट, यानी कि ओबेसिटी जो मोटापा है उसके बारे में ये सेंटेंस बता रहा है। और इसके बाद अगर सी आ रहा है कि इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन अवर कंट्री, यानी ये जो मोटापा है, ये जो इट है इस मोटापे के बारे में बता रहा है। ये जो मोटापा है ये हमारे देश में चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि इट जो है वो मोटापे की तरफ बता रहा है, और S1 के बाद S1 के बाद सी बिल्कुल सही लग रहा है। तो यानी कि अगर सी से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो बिल्कुल वो सही सटीक बैठ रहा है। ठीक, क्योंकि ए के बाद भी अगर आप इसको भी देखें तब भी आप देखेंगे कि S1 के बाद ए सही नहीं बैठ रहा है, दिस मीन्स, तो ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन यहाँ जो इट बता रहा है ये ओबेसिटी को बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सी बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यानी कि CABD हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बैठा। अब देखिए इसको कितने स्मार्टली इन्होंने डिज़ाइन किया था इस क्वेश्चन को या इसके आंसर को। यहाँ पर ABD इसमें भी है और ABD इसमें भी है, यानी कि आपको लास्ट तक जाना ही पड़ेगा। जब हमने लास्ट वाला सेंटेंस देखा तब हम समझ गए कि यहाँ सी सीट फिट नहीं बैठ रहा है, सी तो आगे फिट बैठ रहा है। और क्रॉस चेक करने के लिए हमने S1 जो पहला सेंटेंस है उसके बाद सी को देख लिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये जो इसका आंसर क्या हो गया, CABD 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले सेंटेंस के ऊपर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अब इस क्वेश्चन नंबर 25 को फिर मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को। पॉज करने के बाद आप इसको देखिए कि इसको आप खुद कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य वॉज कंसल्टेड बाय सवाई जयसिंह II ऑफ जयपुर व्हेन क्रिएटिंग दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट्स। ये कह रहे हैं कि पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जो थे, इनको जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह II, इन्होंने कंसल्ट किया था, परामर्श लिया था इनसे जब वो इन विशाल उपकरणों को बना रहे थे, दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, द वर्ड जंतर मंतर विच इन संस्कृत सिग्निफाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर्मूलाज हैज बीन करेक्टेड। ये जो जंतर मंतर वर्ड है, शब्द है, जिसको कि संस्कृत में जिसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जैसे कोई यंत्र होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फॉर्मूला, इस ये जो है करप्ट हो गया है। ये वर्ड करप्ट क्यों हो गया कि अब इसका ये वर्ड लोग नहीं जानते हैं। अब देखिए दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर जहाँ धरना प्रदर्शन होता है, इसी तरीके से जयपुर में भी एक जगह है जंतर मंतर। तो ये कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर जिसका संस्कृत में मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और फॉर्मूला, वो करप्ट हो गया है। सी क्या कहता है, हिज मेजरमेंट्स ऑफ द इक्विनॉक्स प्रेसेशन एंड द एक्लिप्टिक्स obliquity are his 2 most important contributions to the astronomy। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो उनके जो मेजरमेंट थे, उनके जो माप थे, वो किस चीज़ के, इक्विनॉक्स के, प्रेसेशन के। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स तो मालूम होगा ना आपको, जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक, एंड द एक्लिप्टिक्स ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी मतलब होता है तिरछापन किसी चीज़ का। तो ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं। ये कह रहे हैं कि जो इक्विनॉक्स के प्रिसिशन है और एक्लिप्टिक्स ऑब्लिक्विटी है, इसका जो मेजरमेंट है
ये उनके इस खगोल शास्त्र में, खगोल विज्ञान में उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, जो उन्होंने माप करी है। किसने? पंडित विद्याधर ने। अगला कह रहे हैं कि सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश इसके ओरिजिनल क्रिएशंस थे। इनके किनके? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के। ठीक है, तो यानी कि ये हमने 4 सेंटेंस पढ़ लिए। इसका मैंने आपको हिंदी में मीनिंग भी लगभग बता ही दिया। चलिए अब देखिए, जैसे अब आपको पढ़ना कैसे है। पंडित विद्याधर व्हेन क्रिएटिंग दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट, दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट पहले तो बताए नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। द वर्ड जंतर मंतर विच इन संस्कृत सिग्निफाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर्मूला हैज बीन करेक्टेड, ये सही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत बी से हो सकती है। हिज मेजरमेंट्स, किसके मेजरमेंट, इससे भी शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ हिज की बात आ गई, तो हिज जो है वो किसी न किसी को तो बता रहा होगा ना। सम्राट यंत्र, राम यंत्र एंड जयप्रकाश वर हिज ओरिजिनल क्रिएशन, ये भी नहीं हो सकता। प्रोनाउन की बात हो गई। मैंने आपको ये लेसन पढ़ाते समय शुरू में ही बताया था कि प्रोनाउन से अगर किसकी शुरुआत जनरली नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि उसके आगे S1 या कुछ ऐसा सेंटेंस ना फिक्स दिया हो। तो यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हमारी बी से ही होगी, यानी कि इस अरेंजमेंट में जो पहला सेंटेंस होगा वो बी ही होगा, क्योंकि बाकी सब में प्रोनाउन यूज हो रहा है। इसमें बी की शुरुआत नहीं है, इसमें बी से शुरुआत नहीं है, इसमें बी से शुरुआत नहीं है, लेकिन इसमें बी से शुरुआत है। तो हमने अब अपनी जो एलिमिनेट करके जो प्रोबेबिलिटी थी सही होने की, उसको बढ़ा दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमीडिएटली जाके इसको आंसर लगा दीजिए। अब हम आते हैं ए पे। तो बी के बाद क्या ए सही है? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य वॉज कंसल्टेड बाय सवाई जयसिंह II ऑफ जयपुर व्हेन क्रिएटिंग दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट्स। यहां इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर इन दीज इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ये इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि बी के बाद ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम डी। सम्राट यंत्र, राम यंत्र एंड जयप्रकाश वर हिज ओरिजिनल क्रिएशंस। अब हिज किसको सिग्निफाई कर रहा है? जब इन्होंने पंडित विद्याधर को बता दिया, तो ये हिज अब किसको बता रहा है? पंडित विद्याधर को बता रहा है। बिल्कुल सही है। तो यानी कि सी, ए के बाद डी का बिल्कुल सही बैठ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट है, हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इक्विनॉक्स प्रिसिशन एंड द एक्लिप्टिक्स ऑब्लिक्विटी आर हिज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू एस्ट्रोनॉमी। अब हिज मेजरमेंट फिर पंडित विद्याधर को बता रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो इसका मतलब BADC हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? BADC। आंसर हमें पहले ही मालूम पड़ गया था, लेकिन हमने दोबारा फिर क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो अगेन अक्टूबर 2023 में SSC स्टेनो में पूछा गया है। 26 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 हमने पहले लेसन में, 10 दूसरे लेसन में और 10 तीसरे लेसन में आज हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं भी जब तक पानी पी लेता हूं, आप इनको करिए। चलिए शुरुआत करें फिर। चलिए
ड्यूरिंग द पीरियड यूरोपियंस वर लुकिंग फॉर अ फास्टर मेथड टू रीच इंडिया बाय सेलिंग अक्रॉस अफ्रीका एंड दा गामा सक्सीडेड। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड, इस अवधि के दौरान यूरोपियंस लोग अफ्रीका के पार भारत पहुंचने का एक तेज तरीका ढूंढ रहे थे। फास्टर मेथड टू रीच इंडिया, भारत पहुंचने के यूरोपियन ढूंढ रहे थे, भारत पहुंचने का एक तेज तरीका ढूंढ रहे थे बाय सेलिंग अक्रॉस अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका पर, एंड डगामा सक्सीडेड। ठीक है, वास्को डगामा था ना, उसी के बारे में बता रहे हैं कि डगामा सक्सीडेड, और डगामा को सफलता मिली। तो एट दैट टाइम गोल्ड, स्पाइसेस एंड अदर वैल्यूएबल्स वर हाईली वैल्यूड इन यूरोप। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि उस समय यूरोप में सोना, मसाले और अन्य कीमती सामान को बहुत महत्व दिया जाता था, उनको बहुत हाईली वैल्यू किया जाता था यूरोप में। उसके बाद अगला, वास्को ड गामा वॉज अ पोर्तुगीज नेविगेटर हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। कि वास्को ड गामा जो है वो क्या था, एक पुर्तगाल का एक नेविगेटर था, नाविक था। वो नाविक क्या था, हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, जिसने यूरोप से इंडिया की यात्रा करी थी, समुद्र यात्रा। However, यद्यपि they had to travel a vast distance by sea, हालांकि उन्हें एशिया तक पहुंचने के लिए समुद्र और जमीन के रास्ते एक बड़ी दूरी तय करनी पड़ती थी। ठीक है, ट्रेवल अ वास्ट डिस्टेंस, एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो ये तो इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि इसमें ड्यूरिंग द पीरियड, कौन सा, उस पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड के दौरान, वो तो कहीं बताया नहीं, तो सेंटेंस की शुरुआत ए से तो हो ही नहीं सकती। एट दैट टाइम, कौन से टाइम, एट दैट टाइम का मतलब है उस समय, कौन से समय, कौन से समय के लिए, ये पहला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कौन से समय, यानी बी से भी शुरुआत नहीं हो सकती। वास्को ड गामा वॉज अ पोर्तुगीज नेविगेटर हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वास्को ड गामा जो है पुर्तगाल का एक नाविक था। ये बिल्कुल सही लग रहा है, सही मतलब ये सेंटेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसको, वास्को ड गामा को। ठीक है, बताया जा रहा है कि वो पुर्तगाल का नाविक था जो यूरोप से भारत समुद्र यात्रा करके आया था। हाउएवर दे हैड टू ट्रेवल, अब यहाँ फिर आ गया हालांकि, यद्यपि। अब हालांकि, यद्यपि से तो शुरुआत नहीं हो सकती सेंटेंस की, क्योंकि कोई बात बताएंगे, फिर आप उसके बारे में कुछ और बताएंगे, तभी तो हाउएवर या यद्यपि या हालांकि यूज करेंगे, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत सी से ही होनी है। अगर सेंटेंस की शुरुआत सी से होनी है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, या तो ये सही है और या ये सही है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसको। सी के बाद डी, डी क्या कह रहा है, वास्को ड गामा वॉज अ पोर्तुगीज नेविगेटर हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, हाउएवर दे हैड टू ट्रेवल अ वास्ट डिस्टेंस। यहाँ तो बात हो रही है एक व्यक्ति की, वास्को ड गामा की, और यहाँ ये कह रहे हैं दे। तो ये वास्को ड गामा के बारे में अगर ये नाउन है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि दे का मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। इसका मतलब सी के बाद डी नहीं सही लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दे का मतलब बहुत सारे लोगों की बात होनी चाहिए, यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है। आइए हम सी के बाद बी देखते हैं। सी के बाद बी क्या कह रहा है, एट दैट टाइम गोल्ड, स्पाइसेस एंड अदर वैल्यूएबल्स वर हाईली वैल्यूड इन यूरोप। इसके बाद सी के बाद बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वास्को ड गामा को कि वो एक पुर्तगाल का नाविक था, और यहाँ ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे जब वास्को ड गामा आया था, उस टाइम पर सोना, मसाले और बाकी चीज़ों को बहुत वैल्यू दी जाती थी यूरोप में। तो सी के बाद बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो जिधर सही बैठ रहा है उधर आगे बढ़ें। सी के बाद बी, उसके बाद ए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड यूरोपियंस वर लुकिंग फॉर अ फास्टर मेथड। उस समय के दौरान जो यूरोप के लोग थे वो एक भारत तक आने के लिए अफ्रीका से एक तेज तरीका ढूंढ रहे थे। ठीक है, और डागामा सक्सीडेड, और वास्को डागामा को पहले बताया है और उसके बाद डागामा यूज कर लिया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो यानी कि सी के बाद बी के बाद ए बिल्कुल सही बैठ रहा है।
ठीक है ना, यहाँ भी एट दैट टाइम का यूज़ किया, यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड का यूज़ किया, तो ये बिल्कुल सही फ्लो में बैठ रहा है, यानी सी बी ए बिल्कुल सही बैठ रहा है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ एवर दे हैड टू ट्रेवल अ वास्ट डिस्टेंस बाई सी एंड लैंड टू रीच देम इन एशिया। अब इस दे की बात किसके लिए हो रही है, इन यूरोपियंस के बारे में। तो यूरोपियंस एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ दे उसको बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद जो डी है वो भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्लियर। तो यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ हमें तुरंत पहले तो हमें ये मालूम पड़ गया कि सेंटेंस की शुरुआत सी से होनी है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारी प्रोबेबिलिटी सही होने की 50% हो गई। उसके बाद हम जब सी के बाद डी गए तो हमने देखा दे, पहले वास्को ड गामा को बताया तो दे तो सही हो ही नहीं सकता, तो हमने सीधे सी बी ए डी पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या हुआ, सी बी ए डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन एसएससी स्टेनो के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अक्टूबर 2023 के, ठीक है। चलिए 1 मिनट में आप इसको पढ़ लीजिए, S1 से लेके S6 को पॉज करके, और उसके बाद देखिए कि क्या ये आपसे बन रहा है। चलिए ये कह रहे हैं कि जो फर्डिनेंड वर्बियस्ट है, डिजाइन्ड द फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड व्हीकल इन चाइना इन 1672। उसने चीन में भाप से चलने वाला पहला वाहन डिजाइन किया था। भाप से चलने वाला पहला वाहन चाइना में 1672 में डिजाइन किया था। लोकोमोटिव एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1865। लोकोमोटिव का जो अधिनियम था, एक्ट था, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1865 में। इट वॉज अराउंड 65 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर द चाइनीज एम्परर। चीनी सम्राट के लिए यह लगभग 65 सेंटीमीटर लंबा था। निकोलस जोसेफ कोगनॉट हैज़ द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन 1769। जो निकोलस जोसेफ कोगनाइट थे, उनको 1769 में पहली बार ऑटोमोबाइल विकसित करने का क्रेडिट है, श्रेय है, ठीक है। रिचर्ड ट्रेवेथिक डिमॉन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल। जो रिचर्ड ट्रेवेथिक थे, उन्होंने भाप से चलने वाले पहले सड़क के जो व्हीकल है, भाप से चलने वाले पहले सड़क के व्हीकल को डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है। उसके बाद है पायरलोफोर इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन। पायरलोफोर जो है वो दुनिया के पहले इंटरनल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जो पेट्रोल या डीजल वगैरह से चलते हैं, जो हमारे जो आजकल के जिसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, पेट्रोल या डीजल से जो चलते हैं, जिनको आइस बोलते हैं, आइस, इंटरनल कंबशन इंजन। और जो आजकल आ गए हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो पायरलोफोर जो है वो पहला नाम था वर्ड के पहले, वो नाम था वर्ड के पहले आइस इंजन का। चलिए ठीक है, तो अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब इसमें देखिए ना, जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। अब उसने पायरलोफोर, फर्डिनेंड वर्बियस्ट, निकोलस जोसेफ, तो माइंड को लगता है यार ये तो बड़े कठिन कठिन चीज़ें। रिचर्ड ट्रेवेथिक, ये नाम है खाली, ठीक है, इनके ऊपर मत जाइए, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए है। अगर यहाँ वो लिख देते रमेश और सुरेश और सीता और गीता, तो शायद ज़्यादा आपके माइंड को लगता कि यार ये तो आसान है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपके माइंड को लगे ये मुश्किल है, ठीक है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं ना, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब भी कभी इस तरह से ईयर दिए हो ना, तो उसको सीक्वेंस में देखिए। जनरली जो 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 क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। जैसे पहले 1672 आएगा, उसके बाद का सेंटेंस होगा 1769, और उसके बाद का सेंटेंस होगा 1865। ये तो मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि आगे कभी किसी क्वेश्चन में पढ़े तो, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए, अगर आप, यहाँ बात हो रही है कि फर्डिनेंड वर्बियस ने पहला भाप से चलने वाला व्हीकल डिज़ाइन किया था चाइना में 1672 में। अब अगली चाइना की बात कहाँ आ रही है, अगली चाइना की बात आ रही है इट वॉज, कौन सा जो ये व्हीकल डिज़ाइन किया था उसकी बात आ रही है। इट वॉज अराउंड 65 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर चाइनीज़ एम्परर। तो अगर चाइना में डिज़ाइन किया था तो उसके इमीडिएटली बाद ही तो चाइना की बात आएगी ना। तो यानी कि हमें एक बात ये तय लग रही है कि इस क्वेश्चन में जो पहला सेंटेंस होगा S1 के बाद, S1 और S6 तो फिक्स हैं,
वो बी से शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए, तो जब हमें ये मालूम पड़ गया कि इसकी बी से शुरुआत हो गई, तो हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, अब हमारा सेंटेंस ये बचा। ठीक, चलिए हम इसको कंफर्म करते हैं कि क्या बी के बाद सी आ सकता है। तो बी के बाद इन्होंने कहा कि वो लगभग 65 सेंटीमीटर लॉन्ग था और चाइनीज एम्परर के लिए बनाया था और चाइना में बनाया था। तो ये तो बात बिल्कुल सेट बैठ रही है कि हमारा सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी। बी के बाद सी देख लेते हैं। निकोलस जोसेफ कोगनाट हैज़ द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन 1769। तो निकोलस जोसेफ कोगनाट को ये क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है। तो ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ठीक है, सेट बैठ रहा है का मतलब कि हालांकि इसका और इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट लाइन उन्होंने शुरू करी जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये मिसफिट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चीज़ जाके कहीं सेट नहीं हो रही है। तो बी के बाद सी बिल्कुल कोई उसमें दिक्कत नहीं लग रही है। उसके बाद डी देख लेते हैं। रिचर्ड ट्रेवेथिक डिमॉन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल। रिचर्ड ट्रेवेथिक ने प्रदर्शन किया था पहले भाप से चलने वाले व्हीकल का। तो यहाँ डी भी बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं और अपनी जगह फिट बैठ रहे हैं, मिसफिट नहीं है। ठीक है, चलिए बी सी डी ए। लोकोमोटिव एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1865। लोकोमोटिव एक्ट जो है वो 1865 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बी सी डी ए ये भी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद S6 है, पायरोलोफोर इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आइस इंजन, ये भी ठीक है, S6 भी ठीक आ रहा है। तो अब देखिए, मैंने जो आपको शुरू में बताया था ना कि 1672 के बाद 1769, 1865, अब जो आपका ए सेंटेंस है वो क्या है, 1865 लास्ट है। तो यानी कि ये चीज़ भी हमारी सही बैठ गई। ठीक है, ये मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि ऐसा होता है, जब भी कभी ईयर दिए हों तो हमेशा जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है ऐसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, अगर बीच में कहीं नहीं आ जाएगा इधर उधर। तो यानी कि इसका आंसर हमारा बी सी डी है, बिल्कुल सही बैठ गया। ठीक, चलिए, तो हमारे 27 यानी कि आज के 7 क्वेश्चन हो गए। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइए इसको करते हैं, SSC स्टेनो अक्टूबर 2023। तो पॉज करके 1 मिनट में आपको देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन की भी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, आशा है आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द रुपीज रिसेंट डिक्लाइन इज प्राइमरीली ओइंग टू हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, अ स्ट्रॉन्ग डॉलर अब्रॉड एंड इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लोज। ये कह रहे हैं कि जो रुपए की हाल में ही गिरावट है, जो रिसेंट डिक्लाइन है, वो मुख्यतः प्राइमरीली किसकी वजह से है? जो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कच्चे तेल के बढ़ते हुए प्राइस हैं, जो बाहर अब्रॉड मतलब बाहर जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है, और जो इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लोज हैं, मतलब जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाला है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन रिलेशन टू द US डॉलर इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये कह रहे हैं कि जो इंडियन रुपी की वैल्यू है US डॉलर के रिलेशन में, वो कौन उसको डिटरमाइन करता है, कौन उसको निर्धारित करता है? सप्लाई और डिमांड, यानी कि आपूर्ति और जो मांग होती है वो डिसाइड करती है इंडियन रुपी की US डॉलर में कैसी डिमांड है। ठीक है, इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, यदि कोई देश इंपोर्ट आयात ज़्यादा करता है निर्यात से, द डिमांड फॉर द डॉलर एक्सीड्स द सप्लाई। तो अगर आयात ज़्यादा करेगा, इसका मतलब सामान के लिए पे करना पड़ेगा डॉलर में, तो इसका मतलब जो डिमांड होगी वो डॉलर की एक्सीड करेगी जो भी सप्लाई है। एंड द डोमेस्टिक करेंसी, और जो लोकल करेंसी है, जो घरेलू मुद्रा है, जैसे कि इंडियन रुपी जो भारतीय मुद्रा है, वो डेप्रिशिएट करती है, उसका मूल्य गिर जाता है डॉलर के मुकाबले। ठीक है, व्हेन द US डॉलर इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड, जब जो US डॉलर है उसकी जो मांग है वो काफ़ी बढ़ती है, द इंडियन रुपी फॉल्स इन वैल्यू एंड वाइस वर्सा। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय रुपए का मूल्य जो है वो गिर जाता है, और वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत।
कि जब यूएस डॉलर की, जब इंडियन रुपी की बढ़ती है डिमांड तो यूएस डॉलर गिर जाता है, जब यूएस डॉलर की बढ़ती है तो इंडियन रुपी गिर जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखिए, सबसे पहले कि द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन रिलेशन टू द यूएस डॉलर इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। अब यहां बात देखिए हो रही है सप्लाई एंड डिमांड की, और किसकी बात हो रही है? एक रिलेशन की, एक संबंध की। ठीक है, कि यूएस डॉलर में और इंडियन रुपी में जो संबंध है उसे कौन करता है? सप्लाई और डिमांड। ठीक है, अगर आप इस सप्लाई और डिमांड की बात को देखें, इसके बाद अगला जो सेंटेंस इस सप्लाई और डिमांड को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जनरल प्रिंसिपल की बात हो रही है, इस जनरल प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए अगला सेंटेंस कौन सा है? When the US डॉलर इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड। यहाँ सप्लाई डिमांड की बात करी ना, उसी को ही आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे बढ़ती है जब इंडियन रुपी की वैल्यू की फॉल होती है, कब? जब यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है, और वाइस वर्सा। तो इसके मतलब बात ये समझ में आ गई कि बी के बाद, बी में सप्लाई और डिमांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और डी में उस सप्लाई और डिमांड की बातों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसी चीज़ को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा बी के बाद डी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब वो बीच में होगा, पहले होगा, बाद में होगा, ये नहीं मालूम, लेकिन बी के बाद डी आएगा, क्योंकि बी में सप्लाई डिमांड को इंट्रोड्यूस किया, और डी में उसके बाद उसको और ज़्यादा एलोबोरेट किया कि यूएस डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड में हो तो इंडियन रुपी की वैल्यू गिरती है। अब बी के बाद डी किस में है? इसमें नहीं है। सी ए बी डी इसमें है, बी ए डी सी इसमें नहीं है, इसमें है। तो यानी कि या तो हमारा ये आंसर सही है और या हमारा ये आंसर सही है। तो फिर हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने 50% अपनी प्रोबेबिलिटी आंसर सही होने की कर ली, जो पहले 25% थी, क्योंकि 4 आंसर दिए थे। ठीक है, अच्छा, अब बी डी के बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमारा जो पहला सेंटेंस है वो सी हो सकता है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, द डिमांड फॉर डॉलर एक्सीड्स द सप्लाई एंड द डोमेस्टिक करेंसी सच एज द इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर। अच्छा, और सी के बाद क्या कह रहे हैं? ए, द रुपीज रिसेंट डिक्लाइन इज प्राइमरीली ओइंग टू हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड अ स्ट्रॉन्ग डॉलर अब्रॉड एंड द इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लोज। ये बात सी और ए इसलिए समझ में नहीं आ रहे क्योंकि जो बी है वो तो इंट्रोड्यूस कर रहा है पहले कॉन्सेप्ट को, पहले आपको समझा रहा है कि क्या संबंध होता है, और ये जो सी और ए जो सी सेंटेंस है या जो ए सेंटेंस है, ये इसके एडवांस की बात कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, या जो अभी जो डिक्लाइन हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन उसके लिए पहले आपको संबंध तो समझना पड़ेगा ना। तो ये तो बात मतलब ये हो गई कि ये इस तरह से हो गया कि पहले आप कोई मेजर चीज़ बताएं और उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करें। ठीक है ना, यानी कि भाई सेंटेंस कैसे होता है? अगर पहले बताया जाता है कि राम लखनऊ में रहता है और उसके बाद बताया जाता है कि राम लखनऊ से सीतापुर जा रहा है, ठीक है, और राम क्या करने जा रहा है, तो पहले तो राम के बारे में बताया जा रहा है, राम कौन है। पहले सेंटेंस तो नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप यहां देखें, इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, द डिमांड फॉर डॉलर एक्सीड्स द सप्लाई। अगर कोई इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से, तो डॉलर की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा, जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। और उसके पहले तो ये यहाँ इसके शुरू में तो ये बता रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड के बारे में जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो यहाँ कर रहे हैं। इसका मतलब सी और ए बाद में आने चाहिए, बी और डी के पहले नहीं आ सकते। तो यानी ये सही नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है डॉलर और रुपीस के डिमांड और सप्लाई के बारे में, और यहाँ पर उसके एडवांस बातें की जा रही हैं कि जो अभी जो डिक्लाइन आया था
वो क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से था, स्ट्रॉन्ग डॉलर अब्रॉड की वजह से था। इसका मतलब ये सही नहीं है। पहले आपको चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी एडवांस डिटेल बतानी पड़ेगी। तो बी और डी को हम सही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हमें इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि भारत की जो रुपए है और डॉलर का उनका संबंध क्या है, सप्लाई और डिमांड है। फिर यहाँ सप्लाई और डिमांड को और इलोबरेट कर रहे हैं कि जब यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है तो इंडियन रुपी की वैल्यू गिर जाती है एंड वाइस वर्सा। तो बी डी, अब बी डी के बाद सी अब सही लग रहा है क्योंकि सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिए, बी और डी से सप्लाई और डिमांड का रिलेशन सीख लिया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि यदि एक कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ता है तो डॉलर की जो है वो एक्सीड करती है डिमांड की, जो डॉलर की डिमांड है सप्लाई से ज़्यादा, और एंड द डोमेस्टिक करेंसी सच एज इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर। अब बिल्कुल सही है। तो डेप्रिशिएट करेगी क्यों? क्योंकि रुपी फॉल कर रहा है वैल्यू में। बी डी के बाद सी बिल्कुल सही बैठ रहा है। और उसके बाद जो अब जो रिसेंट डिक्लाइन है, जो हाल में ही जो डिक्लाइन हुआ है रुपी में, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो कच्चे तेल के बढ़ते हुए प्राइस हैं, जो स्ट्रॉन्ग डॉलर की अब्रॉड है डिमांड, और जो इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लोज हुए हैं, जो विदेशी निवेशकों ने पैसा बाहर निकाला है वो। तो बी डी सी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले ये समझा कि बी डी हमसे ही हमारा सेंटेंस शुरू होना है, तो हमारी 50% प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद हमने ये समझ लिया कि बी डी के बाद ही सी आएगा और सी ए के बाद बी डी नहीं आएगा, क्योंकि सी और ए किसी एडवांस चीज़ को बता रहे हैं और बी और डी पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए कि हम लोग किस किस तरीके से दिमाग चलाते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कैसे कैसे हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एसएससी स्टेनो अक्टूबर 2023। यूनाइटेड नेशंस मेंटेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, वो शांति और सुरक्षा बनाए रखता है कहाँ? विश्व में। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ये जो नेशंस के बीच में, देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस, एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी डेवलप करता है, विकसित करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। संयुक्त राष्ट्र और क्या कार्य करता है? ये प्रयास करता है। स्ट्राइव मतलब प्रयास करना। क्या, किस बात का प्रयास करता है? ये प्रयास करता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता के जो सिद्धांत हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। ठीक है, इट ऑल्सो act as a center through which countries coordinate their actions and activities for global peace। ये एक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। सेंटर मतलब केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जिसके माध्यम से, थ्रू विच मतलब जिसके माध्यम से जो देश हैं वो ग्लोबल पीस के लिए यानी वैश्विक शांति के लिए अपने कार्यों को और अपनी एक्टिविटीज का संचालन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहां पर जो मेन आइडिया है वो ये जो पूरे चारों के चारों सेंटेंस है किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको मालूम पड़ गया होगा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूएन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो भी बात कर रहा है मेन आइडिया, वो कौन सा सेंटेंस दे रहा है? पहला सेंटेंस दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र, वो विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। अब आप कहेंगे सर बी सी डी क्यों नहीं हो सकते? या देखिए लिख रहा है इट। अब इट का मतलब प्रोनाउन का यूज हो रहा है, किसी के बारे में बता रहा होगा ना, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो स्ट्राइव्स, ऑल्सो मतलब उसके, इसके अलावा या भी, तो पहले कहीं कोई बात यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताई होगी ना, तो ऑल्सो वाला वर्ड है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी बी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इट है। यहाँ ऑल्सो आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब डी कह रहा है इट ऑल्सो एक्ट है, अब ये इट फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। यानी बी सी डी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती।
और ए यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता रहा है कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता है। तो यानी कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? पहला सेंटेंस क्या होगा? ए। अगर पहला सेंटेंस ए होगा तो इसमें से ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अब हमें ये मालूम पड़ गया, और ये तो बहुत ही कंफर्म हो गया। यहाँ ऑल्सो है, यहाँ इट है, यहाँ इट ऑल्सो है, तो बी सी डी से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। उन्होंने बहुत इजी कर दिया ये क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू। तो यानी शुरुआत ए से ही होगी, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं, क्या ए बी सी डी इसका सही आंसर है? यूनाइटेड नेशन मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस। तो पहले ये बताया, इंट्रोड्यूस किया कि शांति और सुरक्षा बनाए रखता है, और उसके बाद बता रहे हैं कि ये दोस्ताना जो रिलेशन है, दोस्ताना जो संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है देशों के बीच, वो भी डेवलप करता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो प्राइमरी काम जो है यूनाइटेड नेशन का ये है, और उसके साथ साथ में वो ऑल्सो ये भी करता है। ए के बाद बी बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। ये इसके बारे में फिर और डिटेल दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जो है प्रयास करता है कि समानता का सिद्धांत जो है वो लागू रहे। बिल्कुल सही है, एक बी के सी। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेंटर थ्रू विच कंट्रीज कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस एंड एक्टिविटीज फॉर ग्लोबल पीस। ये डी उसके बारे में और बता रहा है। तो यानी कि ए बी सी डी हमारा सही आंसर बिल्कुल है। पहले तो यहीं से कंफर्म हो गया कि बी सी डी नहीं हो सकते, और उसके बाद ए बी सी डी हमारा यहाँ से भी बिल्कुल सही आ गया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। 15 सेकंड भी, शायद 15 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 सेकंड 10 सेकंड में ये। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एसएससी स्टेनो अक्टूबर 2023। क्या कहते हैं ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल यूनिवर्स है is not restricted to technology gadgets such as searching for information on the internet। तो डिजिटल यूनिवर्स किसको बोलते हैं? डिजिटल यूनिवर्स बोलते हैं जिसे कहते हैं डिजिटल ब्रह्मांड। ये कह रहे हैं कि ये सीमित नहीं है टेक्नोलॉजी गैजेट, जो गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ़ोन, पैड्स, आईपैड्स, ये सब चीज़ें, सच एज सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे खोजने के लिए हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं तक सीमित नहीं है डिजिटल ब्रह्मांड। सेकंड क्या कह रहे हैं? अ डिजिटल रियाम इज क्रिएटेड थ्रू मेटावर्स टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल क्षेत्र है, रियाम मतलब क्षेत्र, जो डिजिटल क्षेत्र है वो किसके थ्रू बनाया जाता है? मेटावर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप एक डिजिटल क्षेत्र बनाते हैं। इसीलिए देखिए आपने फेसबुक जो है ना, उसने अपना नाम क्या कर दिया है कंपनी का? मेटा, क्योंकि मेटावर्स टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रही है वो। The human presence will be marked by the existence of avatars which will be free to interact with one another in 3D virtual spaces। ये कह रहे हैं कि मानव की जो उपस्थिति है उसको अवतारों के एग्जिस्टेंस से, अस्तित्व से क्या किया जाएगा? मार्क किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, जो कि विच विल बी फ्री टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो कि स्वतंत्र होगा एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करने में। कहाँ? 3D वर्चुअल स्पेसेस में। ठीक है, 3D जो वर्चुअल स्पेसेस होंगे उनके अंदर एक दूसरे से बात करने में, इंटरेक्ट करने में वो स्वतंत्र होगा। यू मे नॉट ओनली ग्लांस एट थिंग्स, ये कह रहे हैं कि आप एक दूसरे की तरफ ना कि चीज़ों को देख सकते हैं, बल्कि यू कैन ऑल्सो फील, आप उसको फील भी कर सकते हैं, आप उसको छू भी सकते हैं। ठीक है, एंड मार्क योर प्रेजेंस इन द ऑगमेंटेड रियलिटी, और अपनी पहचान भी बना सकते हैं। मार्क योर प्रेजेंस का मतलब अपनी पहचान भी बना सकते हैं। कहाँ पर? ऑगमेंटेड रियलिटी में। ठीक है, वो जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसके अंदर अपनी पहचान भी आप बना सकते हैं। सिर्फ आप देख नहीं सकते, बल्कि आप उसको महसूस भी कर सकते हैं और अपनी पहचान भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आप ये देखिए
मैंने आपको शुरू में ही बताया था आज का क्लास शुरू करने के टाइम पे कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इन चारों सेंटेंस में जो मेन आइडिया है वो क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये बात कर रहे हैं मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस कौन सा सेंटेंस कर रहा है? ठीक है, अब जैसे ना दिस डिजिटल यूनिवर्स, कौन सा डिजिटल यूनिवर्स? ये तो हो ही नहीं सकता। तो डिजिटल रियाम, डिजिटल क्षेत्र जो है वो क्रिएट किया जाता है मेटावर्स टेक्नोलॉजी से। मेटावर्स टेक्नोलॉजी से एक डिजिटल क्षेत्र क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है मेन आइडिया को। मेन आइडिया क्या है? मेटावर्स। तो यानी कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो गई? बी से हो गई। तो बी हमारा पहला वर्ड हो गया, पहला सेंटेंस हो गया। तो बी का मतलब ये भी हट गया, ये सही है, ये भी हट गया और ये सही। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी, आंसर की प्रोबेबिलिटी हमारी 50% हो गई सही होने की बजाय 25% के। चलिए अब देखते हैं बी के बाद सी बैठ रहा है क्या सही है? द ह्यूमन प्रेजेंस will be marked by the existence of avatars which will be free to interact with one another in 3D virtual spaces। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मानव उपस्थिति है उसको अवतारों के एग्जिस्टेंस से, उनके अस्तित्व से क्या किया जाएगा? मार्क किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, जो फ्री होंगे इंटरेक्ट करने में एक दूसरे से 3D वर्चुअल स्पेसेस में। ठीक है, बी के बाद सी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बात और हमें कंफर्म हो जाएगी। पहले हम यहां देख लें कि बी के बाद ए सही है कि नहीं। यहां बात हो रही है डिजिटल क्षेत्र की जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं दिस डिजिटल यूनिवर्स, यहां पर डिजिटल रियाम की बात हुई, वो क्रिएट किया गया मेटावर्स टेक्नोलॉजी से। अब यहां पर इसने कह दिया दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि सी से ज़्यादा अच्छा बी के बाद, सी से ज़्यादा अच्छा बी के बाद ए बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि एक डिजिटल रियाल्म क्षेत्र के बारे में हमने बताया कि इसको क्रिएट किया जाता है, इसको बनाया जाता है, और उसके बाद ए सेंटेंस ने कह दिया इस दिस डिजिटल यूनिवर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो यानी बी के बाद ए ज़्यादा हमारा सही बैठ रहा है। अगर ज़्यादा सही बैठ रहा है तो क्यों ना हम इधर ही की तरफ आगे बढ़ें बजाय उसके की तरफ जो हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी के बाद सी नहीं है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये ज़्यादा अच्छी तरह बैठ रहा है। जब ये ज़्यादा अच्छी तरह सेट बैठ रहा है ए बी के बाद, क्योंकि ये दिस डिजिटल यूनिवर्स बता रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर आगे बढ़ें। बी ए के बाद डी देखते हैं। यू मे नॉट ओनली ग्लांस एट थिंग्स इन दिस बट यू कैन ऑल्सो फील एंड मार्क योर प्रेजेंस इन ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो एक दूसरे के तरफ केवल देख नहीं सकते हैं। यू मे नॉट ओनली ग्लांस एट थिंग्स, आप चीज़ों की तरफ केवल देख नहीं सकते हैं। किसमें? इन दिस किसकी बात हो रही है? फिर अगेन डिजिटल यूनिवर्स की बात हो रही है। तो सी भी, जो डी भी बिल्कुल ए के बाद सही बैठ रहा है। बट यू कैन ऑल्सो फील एंड मार्क योर प्रेजेंस इन ऑगमेंटेड रियलिटी। बट आप महसूस भी कर सकते हैं और आप चिन्हित भी कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को ऑगमेंटेड रियलिटी में। ठीक है, तो यानी डी, ए बी के बाद ए और ए के बाद डी बिल्कुल सही है, अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी उसके बाद है, लास्ट सी है, the human presence will be marked by which will be free to interact with one another in 3D virtual spaces। अब भी बिल्कुल सही है। ये डिजिटल यूनिवर्स के बारे में ही एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है और ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों सेंटेंस तो बिल्कुल हमारे आपस में जुड़ गए, यानी बी ए डी तो होना ही चाहिए। और बी ए डी कहाँ है? इसमें है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? थर्ड। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ये सेंटेंस बनाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ये होती है मेटावर्स टेक्नोलॉजी, जिसमें आप एक इस तरीके के ग्लासेस पहनते हैं।
ठीक है ना। तो जैसे अगर आपको अभी आप लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या फ़ोन पे गेम खेलते हैं, अब आपको गेम आप एक वर्चुअल रियलिटी में खेल सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे PQRS से अलग बात हो गई, बट ये जो कि बात आई तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप वर्चुअल रियलिटी में जाकर एक, मतलब ये जैसे ये आप हैं, इसी तरीके से आपके सामने और भी लोग होंगे। तो आप अगर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये लोग मरते हुए गिरते हुए बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी में दिखाई पड़ेंगे, या अगर इन्होंने आपके मारा और आपके वो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो ख़त्म हो गया तो आप खुद को मरते हुए गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डिजिटल रियाम एंड डिजिटल क्षेत्र क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज हमने PQRS में कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने कर लिए टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व, और आशा है आपको आज जो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए इनसे फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप देखें तो मैंने शुरू में ही आपको आज का जो ये क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ाने के पहले शुरू में ही बताया था कि आपको मेन आइडिया का ध्यान देना है। तो देखिए मेन आइडिया से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यानी क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हमने देखा मेन आइडिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया है मेटावर्स टेक्नोलॉजी। मेटावर्स टेक्नोलॉजी को कौन सा सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है। अगर ये कर रहा है उसके बाद हमने देखा अच्छा ये सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन ये सेंटेंस दिस डिजिटल को बता रहा है, तो उसका मतलब ये सेंटेंस इससे लिंक कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हमने कई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, मतलब एलिमिनेट कर दिए ऑप्शन। कैसे, जैसे हमने देखा इट, दीज, दे, दिस, ये प्रोनाउन है, ये नहीं आ सकते, क्योंकि इसके पहले किसी नाउन के बारे में ये बता रहे होंगे ना, तभी तो प्रोनाउन नहीं है। तो इस तरह से आप इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है तो बस आप कुछ मत करा करिए। जब भी कोई आपके सामने मैं एक स्लाइड से क्वेश्चन दिखाता हूँ उसको 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, आप उसको पढ़िए, सॉल्व करिए, नोट करिए, फिर प्ले बटन दबाइए, आगे देखिए। अच्छा ये इसलिए गलत हुआ कि सर तो ऐसे सोच रहे हैं और मैं ऐसे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये गलत हुआ, अब मैं आगे से ऐसे सोचा करूँगी। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही आप इस तरीके से मतलब 60, 70, 80 क्वेश्चन लगाएंगे, खुद ही आपका जो आपके सपोज पहले आपके 10 में से 3 क्वेश्चन सही बनते थे, आप देखिए 5, 6, 7 सही बनने लगे, और 100, 150 क्वेश्चन लगाइए, 10 के 10 बिल्कुल सही बनेंगे। PQRS से घबराते लोग इसलिए हैं क्योंकि इंग्लिश की रीडिंग सही नहीं होती है बचपन से। ठीक है, देखिए 3 चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा। इसको मुझे कल ही अपलोड करना था, कल मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया, आई डोंट नो क्या रीज़न हुआ। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते बीच में ही, तो उसके बाद उसको ठीक कराना पड़ा, देर रात हो गई, फिर मुझे आज इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ दोबारा रिकॉर्ड करके। तो कल रिकॉर्ड किया, अब सारी मेहनत बेकार हो गई, आज दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है, आई डोंट नो सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं या क्या दिक्कत है। अब अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर सीखने को नहीं मिल रहा तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ हिंदी में अनुवाद करके ऐसे बाकी टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं और ये इससे मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट्स कुछ ना कुछ आप करिए, बताइए मुझे कि अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं बट मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आशा है अगेन कि आपको ये आज का क्लास पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आज का हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ बने रहे, और आगे भी हम लोग अलग अलग टॉपिक के साथ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।